नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम सीएजी के इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं जो एमपीपीएससी प्री में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपका ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीएजी की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? तो सीएजी की व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 5 में की गई। कौन से अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। दूसरा सवाल, मध्य प्रदेश में महालेखाकार पद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मध्य प्रदेश में महालेखाकार पद की व्यवस्था 1985 में की गई थी। थर्ड सवाल, संघ तथा राज्यों के लेखों के प्रकार। संघ तथा राज्यों के लेखों के प्रकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 150 संघ तथा राज्यों के लेखों के प्रकार के बारे में बात करता है। चौथा सवाल, केग का कार्यकाल कितना होता है? भारत के महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल भी 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। भारत के निर्वाचन आयोग और यूपीएससी का कार्यकाल भी इतना ही होता है। पांचवा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, केग के वेतन भत्ते अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण संसद करती है। ये बात बिल्कुल सही है। सेवा शर्तों तथा वेतन में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो एक बात तो ये दिमाग में भर लीजिए कि जितने भी संवैधानिक प्रमुख पद हैं उनके वेतन और शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों सही हैं। छठा सवाल, केग अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो जो केग है वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करता है। सातवां सवाल, भारत के प्रथम केग कौन थे? तो भारत के प्रथम केग थे वी नरहरि राव। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नरहरि राव। आठवां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केग देश के लोक वित्त का संरक्षक तथा संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। बिल्कुल सही बात है। केग ही भारत में जो खर्चा हो रहा है नहीं हो रहा है उन सब का ध्यान रखता है। दूसरा होता है, केग का नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। बिल्कुल, ये स्टेट गवर्नमेंट पे भी अपना नियंत्रण रखता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, दोनों कथन सही है। नवा सवाल, प्रांतीय लेखा परीक्षकों के गठन का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो प्रांतीय लेखा परीक्षकों का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। 10वां सवाल, भारत में पहली बार महालेखाकार का कार्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो भारत में जो पहली बार महालेखाकार का कार्यालय स्थापित हुआ था 1857 की क्रांति के जस्ट बाद 1858 में किया गया था। 11वां, केग अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो नियुक्ति अगर राष्ट्रपति करेगा तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति जी को देगा। 12वां सवाल, किस वर्ष केग के अधिकार क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर लिया गया? तो जम्मू कश्मीर को 1988 के अंदर केग के अधिकार क्षेत्रों में शामिल किया गया था। 13वां सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में केग से संबंधित प्रावधान दिए गए? मैंने पहले बताया था भाग 5 में 148 से लेकर 151 अनुच्छेद तक संविधान में इसकी प्रक्रिया और इसके कार्यों का वर्णन किया गया है। 14वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत के केग नहीं रहे? गिरीश चंद्र मुर्मू जी केग रहे थे। राजीव महर्षि केग थे। शशिकांत शर्मा भी केग रहे। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। चलिए 15वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केग केंद्र सरकार की सर्वोच्च लेखांकन संस्था है। बिल्कुल, इसे सिविल न्यायालय की अधिकारिता प्राप्त है। हाँ भैया, सिविल न्यायालय से क्या मतलब ये है ना, किसी को भी समन जारी कर सकता है, किसी को भी अपने कार्यालय में बुला सकता है और रिपोर्ट मांग सकता है। तो दोनों कथन सही है। 16वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केग को वेतन भत्ते सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। ये 16वां सवाल। तो क्या होगा? अभी मैंने बताया था संसद निर्धारित करता है। दूसरा, इसमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हाँ, तो दूसरा कथन सही हो गया। तो इसका आंसर क्या हो? केवल 2 सही है, बी आंसर। 17वां सवाल देखते हैं। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षाओं के कार्यालय में कार्य करने वाले लोगों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो जो महालेखाकार है इसके अंदर जितने भी कर्मचारी गण हैं तो उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। लेकिन इसकी सलाह कौन देगा? तो भारत केग देगा। भारत का मतलब लेखाकार जो प्रमुख है वो देगा। ठीक है, केग देता है। 18वां सवाल होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केग को उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, हमने देखा था निर्वाचन आयोग के सदस्यों को भी इसी आधार पर हटा रहे थे कि उच्चतम न्यायालय मतलब जिस आधार पर हटाएंगे तो दुर्व्यवहार और अक्षमता।
ये दो आधार थे। दूसरा, उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। नहीं, उन्हें विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल एक सही है। 19वां सवाल, भारत सरकार ने केक के कर्तव्य शक्तियां सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित किया? तो केक अधिनियम जो पारित हुआ था वो 1971 में पारित हुआ था। 20वां सवाल, केक को किस वर्ष लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया गया था? तो जो केक अधिनियम 1971 आया था ना, 1971, उसमें संशोधन करा गया था। और वो संशोधन कब हुआ था? 1976 में। तो 76 में संशोधन करके लेखांकन के कार्य से केक को मुक्त कर दिया गया। अगला, केक किन खर्चों का लेखा परीक्षा करता है? तो देख लेते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित केंद्र सरकार व राज्य सरकारों का वे बिल्कुल इसकी वो जांच करता है। दूसरा, भारत की आकस्मिक निधि से वे इसकी भी जांच करता है। तीसरा, सरकार को मितव्ययता संबंधी सलाह देना, इसकी भी सलाह देता है कि कहाँ कहाँ खर्च कम किए जा सकते हैं। चौथा, सभी सरकारी कंपनियों की जांच, जैसे भेल हो गया, गेल हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, सभी कथन सही हैं। 22वां सवाल, अनुच्छेद 151 के अनुसार केंद्र व राज्य के लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट केक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। देखो, इसको समझो। जो केंद्र से संबंधित रिपोर्ट है ना, वो तो राष्ट्रपति को देगा, लेकिन राज्य से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, वो राज्यपाल को देगा, है ना। दूसरा पॉइंट देखते, राष्ट्रपति केंद्र व राज्य की इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है। केंद्र की रिपोर्ट को तो संसद पटल पर रखवाएगा, लेकिन राज्य की रिपोर्ट को राज्यपाल विधानमंडल में रखवाएगा, वहाँ के लोकल वाले में। तो इसका क्या आंसर होगा? केवल, और दोनों कथन गलत है। 23वां सवाल, केग राष्ट्रपति के समक्ष निम्न में से कितनी लेखा परीक्षा प्रस्तुत करता है? तो कितनी लेखा परीक्षा? तो जो केग है वो टोटल 3 लेखा परीक्षा ही प्रस्तुत करता है। तो वो देख लेते हैं कौन कौन सी लेखा परीक्षा। पहला, विनियोग लेखों पर लेखा परीक्षा देता है। वित्तीय लेखाओं पर लेखा परीक्षा देता है। और बजट संबंधी मितव्ययता संबंधी लेखा परीक्षा बिल्कुल नहीं, ये बजट पे नहीं देता। तो तीसरी जो लेखा परीक्षा प्रस्तुत करता है वो सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा। तो 3 लेखा परीक्षा हो गई, विनियोग पर, वित्तीय लेखाओं पर और सरकारी उपक्रमों पर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें केवल नहीं, इसमें मैंने गलत दे रखा, ठीक है। तो इसके क्या होगा आंसर? तो 1, 2 और 4 सही है। 24वां सवाल, मध्य प्रदेश महालेखाकार का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश महालेखाकार का प्रधान कार्यालय ग्वालियर में है। 25वां सवाल, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कितने सदस्यीय है? तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक 1 सदस्यीय निकाय है। 26वां सवाल, मध्य प्रदेश महालेखाकार का उप कार्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है मध्य प्रदेश का महालेखाकार का उप कार्यालय। 27वां सवाल, महालेखाकार का नाम परिवर्तित कर नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस वर्ष किया गया था? तो ये जो करा गया था सन 1866 में इसका नाम बदल दिया गया था। महालेखाकार का नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।